ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे आ जाइए आज की अपनी क्लास में। आज की अपनी क्लास में दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को बोला था कि मैं आपको आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, यानी कि 7th फेज के लिए सारी की सारी चीजें प्रॉपरली तरीके से, जो साइकोलॉजी होती है, जो कि आप लोग कनेक्ट करते हो किस चीज से, टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। साइकोलॉजी होता है, पेडागोजी होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है खुद अपने आप में ही, और टीचिंग मेथोडोलॉजी होता है। जिसमें हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था दोस्तों, तो हमने हमने अपना पहला पार्ट जो साइको होता है, जिसे आप साइकोलॉजी बोल लीजिए, वो हमने शुरुआत कर दी थी। जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली समझा दिया था कि साइकोलॉजी क्या है, कैसे शुरुआत हुई, किसका पार्ट था और किसका पार्ट अब ये नहीं है। ठीक है, अलग से एक पार्ट बन चुका है। उम्मीद करता हूं पूरा चैप्टर आपको अच्छा भी लगा होगा, अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सभी के सभी बच्चे आ जाइए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करी जाए दोस्तों, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमने पहला अध्याय जो कि लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था, नाम क्या था, मनोविज्ञान क्या है। ये आपका पहला टॉपिक था, पहला टॉपिक हमने इसको कवर कर लिया था। आज हम बात करेंगे अभिप्रेरणा। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन जो वाला जो चैप्टर है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। क्या है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैप्टर है। तो एक ही क्लास के अंतर्गत, एक ही लेक्चर के अंतर्गत ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा। जैसे जैसे हम इसमें पढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ते हुए चलेंगे, टॉपिक को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, फिर और देरी ना करते हुए सभी के सभी बच्चे आ जाइए आज की अपनी क्लास में, और आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 2, अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अब इस अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन वाले टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे, तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको किस किस चीज की जानकारी मिल जाएगी। तो ये दोस्तों इसके सब टॉपिक्स हैं। हर किसी जो हम टॉपिक ये देखे हमने सारे के सारे, हर किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको समझाऊंगा कि उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हमारा ये टॉपिक कितने, मतलब कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन से थ्योरी, और कब ये फिनिश हो गया टॉपिक हमारा। ठीक है, तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको जानकारी मिलेगी इन चीजों की। पहली जानकारी मिलेगी आपको, अभिप्रेरणा क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन। पहला ही चैप्टर है, तो मोटिवेशन मतलब नेक्स्ट टॉपिक है ये, तो इसके अंतर्गत आपको पता तो होना चाहिए कि मोटिवेशन क्या है। पहली जानकारी आपको मिलेगी इसकी। दूसरी जानकारी मिलेगी अभिप्रेरणा चक्र यानी कि मोटिवेशन सर्कल की। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको करवाते हुए चल रहा हूं साथ में। ठीक है, अगला आपका इसमें पता चलेगा आपको कि जो हमारा मन होता है, जो हमारा माइंड होता है, हमारे मन के अंतर्गत जो संघर्ष उत्पन्न होते हैं, कभी भी किसी भी चीज में हम फेल हो जाते हैं, किसी चीज में पास हो जाते हैं, कोई चीज हम पाना चाहते हैं वो हमें मिल जाती है, कोई चीज हमें नहीं मिलती है, तो हमारे माइंड में बहुत सारे बदलाव होते हैं। तो वो जो बदलाव होते हैं उसमें जो संघर्ष उत्पन्न होता है वो किन कारणों की वजह से होता है, उनके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ में अभिप्रेरणा के प्रकार, मोटिवेशन जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके टाइप कितने हैं वो पढ़ेंगे। साथ ही साथ में अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे किसको, अब्राहम मैस्लो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरी है, अब्राहम मैस्लो की थ्योरी। हम फिर इसकी या इनकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिर और डिले ना करते हुए आज के अपने टॉपिक को, आज के अपने मोटिवेशन वाले चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों आज का अपना टॉपिक का पहला सब टॉपिक कि मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है। तो दोस्तों इस चीज को समझाने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताऊंगा। ये जो मोटिवेशन शब्द देख रहे हो ना, अभिप्रेरणा शब्द देख रहे हो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों, वैसे तो दो शब्द नहीं बोलेंगे हम, उसे एक ही शब्द बोलेंगे, लेकिन वो मिल बना कहां से वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपका साइकोलॉजी था, वो किसी शब्द से लिया गया था, वैसे ही मोटिवेशन जो है इसको भी एक शब्द से लिया गया, मतलब लैंग्वेज से लिया गया है। किस लैंग्वेज से, तो वो है दोस्तों लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है, लैटिन। लैटिन लैंग्वेज एक लैटिन भाषा है,
उस भाषा से लिया गया। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये लैटिन भाषा कौन सी है? तो दोस्तों जब आप इसके बारे में पढ़ते हो ना तो कहा जाता है बहुत ही मीठी भाषा है, बहुत ही ज्यादा कहा जाता है रोमांटिक लैंग्वेज है ये, जो कि हमारा यूरोपियन देश है जैसे कि स्पेन हो गया या फिर अर्जेंटीना हो गया, इन इलाकों के अंतर्गत जो है इन भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब ये आधिकारिक रूप से भाषा कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होती है। लेकिन कोई बात नहीं, वहां का एक शब्द था जो कि शब्द है आपका, कई बार मूवरे बोल दिया जाता है, कई बार मूवरे बोला जाता है। ठीक है, ये जो शब्द है इस शब्द से ये शब्द लिया गया है। ठीक है, तो मोटिवेशन कहां से आया? लैटिन भाषा से आया, लैटिन लैंग्वेज से आया। उसके अंतर्गत एक शब्द है मूवरे, उन शब्द से ये लिया गया है। अब इसका शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करें कि ये जो मूवरे शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कार्य करने में तीव्रता। क्या है? किसी भी कार्य करने के अंतर्गत जब आपकी तेजी आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोटिवेशन। क्योंकि दोस्तों सीधी सीधी सी बात है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन होता है ना, कई बार आप लोग खुद कहते हो कि सर कोई वैकेंसीज नहीं आ रही है, इतने सालों से हम इंतजार कर रहे थे, अब ये हो गया है, अब वो हो गया है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने आप में ही डिप्रेस हो रहा होता है। तो वहां पर उस व्यक्ति को किसी न किसी चीज की सहारे की जरूरत होती है, किसी न किसी चीज के बहाने की जरूरत होती है। एक तरीके से बहाना ही मानकर चल लीजिए कि नहीं भाई अब आएगा, नहीं भाई मैंने इसको करते हुए देखा, मैं इसी की तरह करना चाहता हूं, तो आप उसमें काम करने में क्या होते हो? और ज्यादा एनकरेज होते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए, मैं आपसे एक काम करवा रहा हूं, मैं आपसे एक काम करवा रहा हूं, उस काम के बदले में आपको एक पैसे दूंगा, मतलब एक सैलरी दूंगा। तो उस काम को करने में आपको क्या होगी? इच्छा होगी। लेकिन आपको पता है यार मुझे इस काम के बदले पर्टिकुलर इतनी सैलरी मिलती है, तो आराम से काम करते हो। लेकिन वहीं पर मैं आपको बोल दूं कि इस काम को करने के लिए आपको इतना करोगे तो इतना तो मिलेगा ही, लेकिन आप लीड जनरेट करोगे तो एक्स्ट्रा इनकम आपको और मिलेगी। तो आप उस काम को करने के लिए एक्स्ट्रा जोर लगाते हो, एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाते हो। तो जो एक्स्ट्रा इफर्ट लगा रहे हो किस चीज के लिए लगा रहे हो? वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए लगा रहे हो। वो एक्स्ट्रा इनकम क्या है? वो आपका अभिप्रेरणा का स्रोत है, जिसे हम आगे जाकर एज ए रीइंफोर्समेंट के नाम से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी काम को करने में जब तीव्रता आ जाती है, जो एक्स्ट्रा इनकम दी गई मैंने आपको, उसकी वजह से आपके कार्य करने में जो तीव्रता आई, वही आपका क्या कहलाया? मोटिवेशन कहलाया। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ये जो तैयारी कर रहे हो, किस लिए तैयारी कर रहे हो? एक प्रतिष्ठा पानी, जॉब पाने के लिए, एक अच्छी सैलरी पाने के लिए, उसी के लिए तो कर रहे हो। उसी के लिए तो आप अभिप्रेरित हो। जब आपको पता चल जाए कि मुझे ये जॉब मिलनी ही नहीं है इसको पढ़ने के बाद, तो आप लोग पढ़ोगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे, हाथ भी नहीं लगाओगे उस चीज को। इसलिए अभी आप उस चीज को ध्यान में रखकर आप पढ़ रहे हो, तो उस कार्य को पढ़ने के लिए आप कार्य के अंतर्गत तीव्रता आ गई है। तो इसलिए दोस्तों सरल शब्द में कहा जाए तो किसी भी काम को करने के अंतर्गत जब आपकी तेजी आ जाती है, तीव्रता आ जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। जो कि कहां से आया शब्द? लैटिन लैंग्वेज से आया, मोवरे शब्द से। ठीक है, समझ गए? इसलिए दोस्तों शाब्दिक अर्थ में इसका मतलब लिख लीजिए। कभी भी किसी भी प्रकार से अगर आपसे टिपिकल लैंग्वेज जो बोला जाता है, हमारी एग्जाम की लैंग्वेज क्या होगी पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो दोस्तों लिखा है क्या? ऐसी आंतरिक स्थिति मतलब आपका इंटरनल, आपके अंदर से कार्य करने की जो इच्छा हो रही है। ठीक है, इंटरनल स्थिति, आंतरिक स्थिति, जो हमारे व्यवहार को क्या दे? बल दे। क्या दे? दिशा दे। क्या दे? लक्ष्य प्रदान करने की, बोल सकते हो एक तरीके से मार्गदर्शन दे। उसमें आपकी जब सहायता करती है, तब तक वो जारी रहती है, जब तक आपको उस लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, आप जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो इस जॉब के लिए आप अभिप्रेरित हो, पढ़ रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो। तो ये जो मेहनत है आपकी, जो अभिप्रेरणा है, वो तब कब तक जारी रहेगी? जब तक आप लक्ष्य की प्राप्ति ना करो। लक्ष्य क्या है आपका? आपको जॉब लेनी है। जैसी जॉब मिल जाएगी आप पढ़ना छोड़ दोगे इन चीजों को, दोबारा फिर उसको पढ़ोगे जब दोबारा जरूरत होगी, जब पढ़ोगे, नहीं तो बीच में कभी भी नहीं पढ़ोगे उसको। ठीक है, तो आपको एक सही बल दे, दिशा दे, लक्ष्य दे। ये नहीं कि अंट संट कुछ भी पढ़ने लग जाओ। सही चीजें पढ़नी है, तभी आप एक लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था पहले वाले टॉपिक साइकोलॉजी के अंतर्गत, कि आपको एक टेस्ट बनाना है, तो टेस्ट के अंदर विश्वसनीयता और वैधता जरूरी है। तो उसी प्रकार से इसमें सही बल होना चाहिए, सही दिशा होनी चाहिए और सही लक्ष्य होना चाहिए, और वो जब तक जारी रहना चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है, लिखना चाहो तो आप लोग इसको लिख सकते हो। अब इसी चीज के लिए दोस्तों मैंने आपको बोला दिशा होनी चाहिए, वो भी कैसी दिशा होनी चाहिए? सही। ये नहीं मानकर चलिए आप इस जॉब को पाना चाहते हो, इस जॉब के अंतर्गत टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने लग जाऊं ऐसी टॉपिक जो फिलॉसफी से रिलेटेड है, जो कि पूछा ही नहीं जाएगा आपका, तो सही दिशा हुई नहीं।
दिशा आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, तभी जाकर आप उसका सही निशाना लगा पाओगे। जैसे कि महाभारत में आपने देखा था, अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना क्यों लगा पाया? क्योंकि सारे के सारे जो लोग थे, वो जो मछली का पात्र था ना, वो बड़ा सा बर्तन था, उसको देख रहे थे, मछली को देख रहे थे, इतना बड़ा निशाना देख रहे थे, लेकिन लक्ष्य क्या था? मछली की आंख थी। अर्जुन ने क्या देखा? केवल अपने लक्ष्य को देखा, मछली की आंख को, ना कि उसने मछली को देखा। सारे लोग मछली को देख रहे थे, इसलिए उसको भेद पाया, और उसके लिए एक भेदने का एक नियम भी था। ठीक है, जब तक तीर जाएगा, मछली रोटेट होकर घूमेगी, तो उसलिए उसका एक क्या था? एक रूल भी था। तो इसलिए जो भी करना है, उसकी एक सही दिशा होनी चाहिए। तो पहला, सही दिशा की आप लोगों को आवश्यकता है, इधर उधर भटकिएगा मत कृपया करके। ठीक है, और साथ ही साथ में ये जो आपकी दिशा है, वो जब तक जारी रखनी है आप लोगों को, जब तक आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। बीच में आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, एक बहुत ही अच्छी कहावत है, बहुत ही अच्छी कहानी है, 2 मिनट आपको सुनाऊंगा, सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। एक एग्जीबिशन लगा था, एग्जीबिशन मतलब एक ऐसा एरिया होता है जहां पर पेंटिंग रखी जाती है और लोग आकर उस पेंटिंग को देखते हैं। तो एक पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा था, लोग आके पेंटिंग देख रहे थे। एक पेंटिंग के नीचे लिखा हुआ था कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस पेंटिंग के अंतर्गत कोई भी गलती दिखाई देती है, तो वहां पर वो उस चीज को निशान लगा दे। क्या कर दे? निशान लगा दे। अब जिसने भी उस पेंटिंग को बनाई थी, वो शाम को उस पेंटिंग को लेने जाता है और देखता है कि पूरे के पूरे पेंटिंग पर निशानी निशान निशानी निशान निशानी निशान बने हुए थे, मतलब इतनी जगह गलती थी। अगले दिन उस पेंटर ने क्या करा? उस पेंटर ने उस पेंटिंग के नीचे इस बार लिख दिया कि इस पेंटिंग में अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई गलती दिखाई देती है, तो कृपया करके उस गलती को ठीक कर दे। ये लिखा हुआ था। अगले दिन जब वो पेंटर अपनी पेंटिंग को लेने के लिए आता है, तो उस पेंटिंग में एक भी गलती का निशान नहीं दिखता है। तो इससे क्या पता चला? लोग आपको उंगली करने के लिए, आपकी गलतियां गिनवाने के लिए सामने आएंगे, लेकिन गलतियों को ठीक करने की जब बात आएगी ना, तो कोई मदद नहीं करेगा आपकी। आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों, नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अपने पढ़ने पर फोकस रखो। ठीक है, तब तक फोकस रखो जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो इसलिए कहा जाता है मोटिवेशन, सही दिशा की आवश्यकता आपको, और जब तक आपको ये जारी रखना, जब तक आप अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाओ। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं मोटिवेशन। समझ गए? यहां पर मेन क्वेश्चन यही है आपका कि ये जो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया है। किस शब्द से लिया है? तो मूवरे शब्द से लिया है। और इसका मतलब क्या है? तो कार्य करने में तीव्रता आ जाए, सही बल, सही दिशा और सही लक्ष्य के ऊपर आप केंद्रित हो, और जब तक आपको प्राप्त ना कर लो, तब तक आप उसके ऊपर डटे रहो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ओके, समझ गए? सीधी सी बात है। अब देखो दोस्तों, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोटिवेशन जो शब्द है, अभिप्रेरणा जो शब्द है, इसको एक और शब्द के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा को ही आवश्यकता कहा जाता है, मोटिवेशन को ही नीड कहा जाता है। अब मानकर चलिए, आप अभिप्रेरित क्यों हो? इस नौकरी को पाने के लिए, क्योंकि इस नौकरी की आपको आवश्यकता है, आपको इसकी नीड है। तो किसी भी चीज के अंतर्गत आपकी आवश्यकता होगी, नीड होगी, तो आप उसके प्रति अभिप्रेरित होगे। अगर उसकी आवश्यकता, उसकी नीड आपको नहीं है, तो उसके प्रति आप अभिप्रेरित नहीं होगे, कितना भी आप जोर लगा लो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए, आपको इस नौकरी की आवश्यकता ही नहीं है, आपके घर बैठे इजिली पर मंथ 10 लाख रुपए आ रहे हैं, तो आप ये जो 50,000 की नौकरी आ रही है, इस 50,000 की नौकरी को लेने के लिए आप आगे आओगे? नहीं। यार, महीने के 10 लाख इजिली आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, आप अभिप्रेरित इसलिए हो क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता है। इसलिए कहा जाता है कि आवश्यकता ही अभिप्रेरणा है और अभिप्रेरणा ही आवश्यकता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, अभिप्रेरणा की जगह पर आवश्यकता का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, उम्मीद करता हूं सभी लोग आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दोस्तों आगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर कि मोटिवेशन साइकिल, ये जो अभिप्रेरणा चक्र है, वो क्या होता है। कहने का मतलब है, एक व्यक्ति जब किसी कार्य को करना शुरू करता है, तो एक इर्द गिर्द में रहकर करना शुरू करता है। जैसे आप एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टीचिंग एग्जाम के इर्द गिर्द ही तैयारी कर रहे होगे ना। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग की तरफ तैयारी थोड़ी कर रहे होगे, उसका कुछ पढ़ थोड़ी रहोगे आप, तो अपने टीचिंग लेवल का ही पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो टीचिंग लेवल का पढ़ने के लिए उसी तरीके से मोटिवेशन जो होता है, अभिप्रेरणा जो होती है, वो एक सर्कल में घूम रही होती है। उस सर्कल में कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सही क्रम में लगाइए। तो इस सर्कल के अंतर्गत मेन जो होते हैं, वो 3 क्रम होते हैं। पहला क्रम होता है दोस्तों आवश्यकता, जैसे मैंने आपको अभी बोला, किसी चीज की आवश्यकता होगी तो ही आप उसमें अभिप्रेरित होगे, तो नहीं तो नहीं होगे। तो पहला हो गया दोस्तों नीड यानी कि आवश्यकता। दूसरा हो गया आपका अंतर्नोद यानी कि ड्राइव, ये दूसरा स्टेप है इसका। ये क्या होते हैं मैं अभी आपको समझाऊंगा। और तीसरा और लास्ट हो गया दोस्तों आपका प्रोत्साहन।
यानी कि इंसेंटिव। ठीक, इन्हीं दोनों के बीच में, ड्राइव और इंसेंटिव के बीच में एक लक्ष्य निर्धारित व्यवहार आ जाता है। ये मिड में आता है, बीचों बीच आता है। कई बार स्टेप में दे दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता। आपको जब भी फंसाने का प्रयास करेगा तो बीच में दे दिया जाएगा। तो आपसे बोलेगा कि निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र की आवश्यकताओं को क्रम में लगाइए। तो पहला होता है दोस्तों आवश्यकता, दूसरा होता है आपका अंतर्नोद, तीसरा होता है लक्ष्य निर्धारित व्यवहार और चौथा होता है प्रोत्साहन। कई बार ये दिया जाता है, कई बार नहीं दिया जाता। ये इन दोनों के बीच की बात है। ठीक है, अब ये चारों की चारों चीजें हैं क्या, एक एक करके समझाता हूं। देखिए दोस्तों, अभिप्रेरणा चक्र के अंतर्गत सीधी सी बात है, किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो आप उस कार्य को करोगे, उस कार्य के लिए प्रेरित होगे। अगर आवश्यकता नहीं होगी तो उस कार्य को नहीं करोगे, उसके प्रति प्रोत्साहित नहीं होगे आप लोग। ठीक है, तो पहला हो गया आवश्यकता, दूसरा हो गया ड्राइव। अब जैसे आप अभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस टीचिंग एग्जाम के अंतर्गत है ना, आपका तैयारी करते समय आपके अंतर्गत बहुत ज्यादा है ना, बोल सकते हो, क्या बोलते हैं उसे, दुविधा उत्पन्न होती है। यार मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं, इससे करने से ऐसा होगा कि नहीं होगा। किसी भी काम को करने से पहले आप सोचते हो ना, मैं क्या करूं कैसे करूं, उसके बीच में फंसे रहते हो। उसके बीचों बीच फंसे रहते हो, आपको या तो उस पार जाना होगा या फिर इस पार आना होगा। बीच में कभी भी किसी के लिए सही नहीं रहता। आपने एक मूवी देखी होगी, इमरान हाशमी की एक मूवी है, मूवी का नाम है जन्नत। उसमें एक डायलॉग बहुत अच्छा बोला गया है उसने। वो सट्टाबाजी खेल रहा था, सट्टा वगैरह मैं किसी प्रकार का यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें वो डायलॉग बोलता है, उसका दोस्त पूछता है, यार तू ऐसे पैसे लगा देता है, डरने का मतलब हारने का डर नहीं लगा रहता तुझे? कह रहा, दोस्त तू यही तो नहीं समझेगा, जब इतने पैसे लगाए हो और वो जो बीच की घबराहट होती है, मतलब हारने का गम और जीतने की जो उल्लास होता है, उसके बीच का जो समय होता है ना दोस्त, जन्नत का समय होता है। यूं बोला था उसने। तो किसी भी चीज को पाने का और किसी भी चीज को खोने का, उसके बीच का जो समय होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। जैसे कि आप लोग सोचिए, अभी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने के बीच में आप बीच में फंसे हो। आप सोचते हो या तो मैं पास करके जॉब ले लूंगा, या फिर कई ऐसे होंगे जो कि नहीं ले पाएंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण की वजह से वो रह जाएंगे। तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइव कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? तो पहली आवश्यकता हो गया, दूसरा आपका अंतर्नोद हो गया। इसी के बीच में दोस्तों लक्ष्य निर्धारित व्यवहार, कहने का मतलब है आपका जो भी लक्ष्य है किसी भी प्रकार का, उसके अंतर्गत क्या करना है, जैसे कि सही बल, सही दिशा, सही जानकारी, सही आवश्यकता, इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो उसी को हम लक्ष्य निर्धारित व्यवहार कहते हैं। यानी कि जो भी लक्ष्य है आपका, उसको ध्यान में रखते हुए उसी की तरह उसी की चीजों को प्रयास करना, उसी चीजों को सीखना, उसी को हम लक्ष्य निर्धारित व्यवहार कहते हैं। और आखिरी, प्रोत्साहन। देखो दोस्तों, कोई भी काम आप कर रहे हो, अगर आपको वो चीज प्राप्त हो गई तो आपको इंसेंटिव आपका शांत हो जाएगा, प्रोत्साहन आपका शांत हो जाएगा। अगर वो चीज आपको नहीं मिली तो आप वहां पर क्या हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कुंठित हो जाओगे, फिर दोबारा आप इसी चक्र में फंस जाओगे। मानकर चलिए अभी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो क्योंकि आपको उसकी आवश्यकता है, वहां पर आप फंसे हुए हो कि मैं क्या क्या करूं, क्या क्या ना करूं, किससे मेरा एग्जाम निकलेगा। तो लक्ष्य निर्धारित व्यवहार करने की कोशिश कर रहे हो। आगे जाकर जब आपको ये जॉब मिल जाएगी तो आप क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे कि भाई मेरा ये लक्ष्य था, मेरे को जॉब मिल गई, मेरा इंसेंटिव, मेरा प्रोत्साहन मुझे मिल गया। अगर आपको बाय चांस किसी कारणवश, भगवान ना करे ऐसा हो, वो नहीं मिला, तो आप लोग क्या करोगे, फिर दोबारा इस चक्र में आ जाओगे। अब दोबारा आपकी आवश्यकता है कोई ना कोई और जॉब, या उसी प्रकार की कोई और वैकेंसीज निकलेंगी तो उसमें आप उसमें फॉर्म भरोगे, तो दोबारा इसी चक्र में आ जाओगे आप। ठीक है, और ये बात नहीं है कि किसी का कोई लक्ष्य बना हो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद उसका सारा कुछ शांत हो गया। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अभी आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की कर रहे हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम की कर रहे हो, तो वहां पर आपका जब वो मिल जाएगा ना, तो उसके बाद आप ये नहीं है लक्ष्य खत्म हो गया, फिर आप एक नया लक्ष्य बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आप पीआरटी टीचर बन रहे हो, पहले प्राइमरी के बन रहे हो, प्राथमिक के बन रहे हो, प्राथमिक के जब टीचर बन जाओगे तो उसके बाद मन करेगा यार मैं उच्च प्राथमिक का बन जाऊं, उच्च प्राथमिक का बन जाओगे तो आप बोलोगे यार मैं पीजीटी बन जाऊं, पीजीटी बन जाओगे तो बोलोगे यार मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, प्रिंसिपल बन जाओगे तो आप बोलोगे यार मैं काउंसलर बन जाऊं। तो ये जो मांग है ना इंसान की, वो खत्म नहीं होती है। तो इसलिए दोस्तों इस चक्र में इंसान हमेशा फंसा ही रहता है, बस एक लक्ष्य को लेकर। ठीक है, तो ये चार चक्र थे, इन्हीं चारों स्टेप को आपको ध्यान रखना है। इन्हीं चारों चक्रों को एक बार थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, ताकि एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको पता हो। चलिए, पहला समझिए, आवश्यकता यानी कि नीड। आवश्यकता की बात करी जाए तो दोस्तों ये अभिप्रेरणा चक्र का पहला कदम है। क्या है, पहला स्टेप है, और इसको हम लोग जो है वो दो भागों में बांट सकते हैं। मतलब ये जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आवश्यकता, दो प्रकार की। कौन कौन सी ये दो प्रकार की आवश्यकताएं होती है? तो पहला होता है दोस्तों शारीरिक या फिर दैहिक आवश्यकता।
जिसे हम प्राकृतिक आवश्यकता भी कहते हैं, फिजिकल नीड कहते हैं। कहने का मतलब है वो आवश्यकताएं जो कि किसी भी हालत में आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना गुजारा आपका नहीं हो सकता। क्या होगा वो? तो वो होगा दोस्तों भोजन, वस्त्र, विश्राम, ठीक है, सुरक्षा। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपकी पहली प्राइमरी नीड है। इनके बिना कोई भी गुजारा नहीं हो सकता। मानकर चलिए भोजन, भोजन खाए हुए बिना आप कितने दिन तक रह लोगे? ये तो आवश्यकता है ही है। नौकरी, प्रतिष्ठा, कुर्सी एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन भोजन हो गया, पानी हो गया, अपने तन को ढकने के लिए, सर्दी से बचने के लिए वस्त्र हो गए। अपने शरीर को लगातार काम करवाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए आपको समय चाहिए होगा। साथ ही साथ में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए आपको सुरक्षा चाहिए होगी। तो ये कुछ ऐसी नीड है जो कि आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए इसे कहा जाता है फिजिकल नीड, प्राइमरी नीड, शारीरिक आवश्यकता, दैहिक आवश्यकता या फिर प्राकृतिक आवश्यकता। इसके बिना आदमी का गुजारा नहीं होगा, इनको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले आदमी इन्हीं चीजों की पूर्ति करता है। जैसे कि आप लोग हो, हम लोग हैं, हम लोगों ने इस चीज की पूर्ति कर ली है। आपके पास खाने के लिए भोजन दिन का 2 समय आ जाता है इजीली। वस्त्र पहनने के लिए हमारे पास वस्त्र है। विश्राम करने के लिए हमारे पास एक घर है। सुरक्षा की बात करी जाए तो हमारे पास सुरक्षा के नाम पर थोड़ी बहुत जितनी भी हो, लेकिन हमारे पास उसकी आवश्यकता पूरी करने के लिए पूंजी है। ठीक है, तो प्राइमरी नीड हम कर चुके हैं। हम लोग जो है वो यहां फंसे हुए हैं सामाजिक आवश्यकता के ऊपर। किसके ऊपर? सामाजिक आवश्यकता के ऊपर, जिसे हम सोशल नीड कहते हैं। आप लोग, हम लोग, सब लोग हम यहीं फंसे हुए हैं। चाहे कितना भी करोड़पति आदमी क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, और आजकल तो कई बाबा भी यहीं फंसे हुए हैं। बाबा जो ढोंगी बाबा होते हैं, असली बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ढोंगी बाबा। तो किसी ना किसी प्रकार के पोजीशन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, उपलब्धि के लिए, आय के लिए, आप खुद अपने आप को रख कर देखिए, आप यहीं पर ही हो। पहली नीड तो आप लोगों की कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है, लेकिन इस नीड के ऊपर फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक नीड है, सामाजिक आवश्यकता है। क्योंकि जब आप इस चीज को प्राप्त करते हो तो समाज में आपका एक अस्तित्व बनता है, आपका एक दायित्व बनता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप नौकरी नहीं भी करोगे तो भी आपके पिताजी आपको खिला देंगे जिंदगी भर, लेकिन समाज क्या कहेगा? अपने बाप के पैसों पे पल रहा है अभी तक, शर्म नहीं आ रही बाप से पैसे मांगते हो? बोलते हैं ना समाज। किसी को कोई दिक्कत हो ना हो, समाज को बड़ी उंगली होती है। इसलिए इसको सामाजिक नीड कहा जाता है, सोशल नीड कहा जाता है, सामाजिक आवश्यकता कहा जाता है। तो किसी भी चीज के पद को पाने के लिए, कोई सा भी पद हो, जैसे आप टीचिंग पे पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी किसी भी तैयारी कर रहे हो, पद को पाने के लिए, एक प्रतिष्ठा पाने के लिए, हाँ भाई मैं अपने पैसों से कर रहा हूँ, अपने दम पर कर रहा हूँ, अपने बलबूते पे कर रहा हूँ, किसी और के बलबूते पर नहीं। उपलब्धि लेना चाहते हो, एक आय प्राप्त करना चाहते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक आवश्यकता कहते हैं। ठीक है, तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा कि आवश्यकता कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी शारीरिक आवश्यकता, एक होती है आपकी सामाजिक आवश्यकता। समझ गए होंगे? चलिए सेकंड स्टेप पर चलते हैं, अंतर्नोद यानी कि ड्राइव। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो है बीच की स्टेज है, प्रोत्साहन और आवश्यकता। प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव, आवश्यकता यानी कि नीड। इन दोनों के बीच जब आप फंसे रहते हो कि यार मैं क्या करूं कि मेरी नैया पार हो जाए, मैं क्या करूं कि मेरा ये चीज निकल जाए, मैं क्या ना करूं कि मैं इसके अंदर किसी ना किसी प्रकार से दुविधा में ना फंसूं। तो इसलिए दोस्तों, आवश्यकता के बाद तनाव एवं सक्रिय की जो स्थिति होती है, उसी के हम अंतर्नोद कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम ड्राइव कहते हैं। जैसे कि आप लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी आवश्यकता आपको पता है क्या है, लेकिन तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है, किस लिए तय कर, कितनी करनी है, कहां से करनी है, आप इस चीज की दुविधाओं में फंसे हुए हो। तो वही क्या कहलाता है? ड्राइव यानी कि अंतर्नोद कहलाता है। ठीक। तीसरा और आखिरी स्टेप, प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव। अब लक्ष्य निर्धारित व्यवहार क्यों नहीं मैंने लगवाया? क्योंकि दोस्तों वो स्टेप एज ए बीच का आता है, मिड में आता है आपका ड्राइव और इंसेंटिव के बीच में, कि व्यक्ति सही दिशा में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा उस चीज के लिए। लेकिन होते ये 3 स्टेप ही में। ठीक है, तो तीसरा और लास्ट होता है प्रोत्साहन, यानी कि वह स्थिति, वह वस्तु, वह कथन जिससे आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है या होती है और अंतर्नोद संतुष्ट होता है, प्रोत्साहन कहलाता है। मतलब जो भी आपका अपना लक्ष्य था, जो भी आपका अपना एक टारगेट था, उस टारगेट को आपने प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने के बाद आपका जो अंदर की क्यूरियोसिटी थी, अंदर के जो आपका लालसापन था, वो अब आपका शांत हो गया है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम इंसेंटिव कहते हैं। जैसे कि अभी आप एक टीचिंग जॉब लेना चाहते हो, आपको आगे जाकर मिल जाएगी, आपका इंसेंटिव शांत हो जाएगा, आपका प्रोत्साहन शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्टेप थे, तीनों के तीनों स्टेप आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे को यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बोला कि ये 3 स्टेप है। जब व्यक्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता, मैंने क्या बोला?
ये तो हमने बात अभी करी केवल उस चीज की जब आपने एक अपना टारगेट बनाया और उस टारगेट को आपने प्राप्त कर लिया। सारे के सारे बच्चे प्राप्त कर पाएंगे? नहीं भाई, नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चे वहां पर फेल भी हो जाते हैं। तो जिन बच्चों को ये प्रोत्साहन नहीं मिलता, जिन बच्चों को ये इंसेंटिव नहीं मिलता, जिन बच्चों ने अपना जो लक्ष्य रखा था टीचिंग जॉब का, उनको जब वो नहीं मिलता, तो वो बच्चे जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कुंठित हो जाते हैं। कुंठित इंग्लिश में उसे फ्रस्ट्रेट कहते हैं, मतलब अपने आप में ही गुस्सा आ रहा होता है, अपने आप में ही उस चीज को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम मानकर चलिए आप एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो बाय चांस आपसे पास नहीं हुआ एग्जाम, तो कितना ज्यादा अंदर ही अंदर घृणा सी हो रही होती है। तो बच्चा जो होता है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, कुंठित हो रहा होता है। अब ये जो प्रोत्साहन ना मिलने का कारण था, तो इसके दो ही रीजन होते हैं, दो ही कारण होते हैं। कौन कौन से ये दो कारण होते हैं कुंठित होने के? तो पहला कारण दोस्तों ये होता है कि आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे थे, उसके जो साधन होते हैं वो पूरे के पूरे उपलब्ध नहीं थे आपके पास। यानी कि साधन उपलब्ध ना होने के कारण, जैसे कि आप टीचिंग एग्जाम की पीआरटी मतलब प्राथमिक की तैयारी कर रहे हो मानकर चलिए, तो उसमें आपको सही प्रकार की गाइडेंस चाहिए, सही प्रकार की किताबें चाहिए, सही प्रकार के टेस्ट चाहिए, सही प्रकार की उसमें अभ्यास चाहिए, सही प्रकार का सिलेबस चाहिए, उस दिशा में कार्य करना है। अब ये सारी की सारी चीजें आपके पास है तो ठीक है, आप पढ़ोगे करोगे। अगर ये सारी की सारी चीजें नहीं होती है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो आपके पास जो भी साधन थे उस चीज को क्रैक करने के लिए, पाने के लिए, पास करने के लिए, तो वो आपके पास नहीं है। जैसे कि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हो, तो यहाँ तो किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे साधन फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। जो पढ़ाता हूँ अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, जो भी पढ़ा है उसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट नीचे टेलीग्राम चैनल दिया गया, उसके ऊपर डेली अपलोड होते हैं आपके, वहां से उसका पीडीएफ ले लीजिएगा एज ए नोट्स के रूप में। ठीक है, जैसे चैप्टर खत्म होता है उसके बाद मैं क्वेश्चन पेपर करवाता हूँ, और हफ्ते में एक बार मैं एज ए मैराथन सेशन लेने की बात सोच रहा हूँ, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो सके। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं ताकि आपके साधनों की कोई दिक्कत ना हो, आपके बच्चों को किसी प्रकार के साधनों से लिए आप परेशान ना हो। ठीक है, तो बच्चा फ्रस्ट्रेट क्यों होगा? उसको साधन उपलब्ध नहीं थे, या फिर जो भी उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए उसके अंतर्गत बार बार बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, या कोई ना कोई डाल रहा था। मानकर चलिए आप क्लास चल रही है, आप स्टडी करने के लिए बैठ गए, पीछे से घर वालों की आवाज आ गई, अरे बेटा यार बाजार से ये ला दियो, अरे बेटा ये काम कर दे, अरे बेटी सब्जी काट दे, अरे बेटा काम कर दे, झाड़ू लगा दे, सब्जी काट दे, ये ट्रैक्टर ये ले जा, यहाँ से ले आ। किसान कोई परिवार का होगा तो कहेगा ये किसान मतलब खेती में चला जा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से बाधित हो रहे हो, और ये बात जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलती ही मिलती है। इस चीज को कम करने के लिए ये वाला कम तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें कई बच्चे जो होते हैं वो फाइनेंशियली रूप से मजबूत नहीं होते, लेकिन ये कम कर सकते हो। आप अपना ऐसा टाइम घर वालों को बता दीजिए या डिसाइड कर लीजिए कि उस समय किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त काम आप नहीं करोगे। इसलिए तो आप यहाँ पर इन दो कारणों की वजह से जो बच्चे का लक्ष्य था उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो जो भी बच्चे को अपना लक्ष्य नहीं मिलता है वो बच्चा क्या हो जाता है? कुंठित हो जाता है। और कुंठित होने के दो तरीके हैं, ये दो रीजन है, आपको पता चल गया होगा इस चीज के लिए। अब जब भी बच्चा वहां पर कुंठित होगा, जब भी बच्चा वहां फ्रस्ट्रेट होगा, तो ये चार्ट का निर्माण करेगा। अब ये चार्ट क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे समझिए। देखिए, पहला स्टेप था दोस्तों आपकी आवश्यकता। आपकी आवश्यकता आपकी टीचिंग जॉब, आपको किसी ना किसी प्रकार से एक टीचिंग जॉब लेनी है, कोई सी भी प्रकार की हो, वो मानकर चलिए। तो पहली आवश्यकता क्या है? आपकी टीचिंग जॉब। अब टीचिंग जॉब में आपका अंतर्नोद क्या है कि इसके अंतर्गत जो आपको प्रिपरेशन करनी है वो कैसे करनी है, बुक्स क्या होंगी, क्या नहीं करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी की सारी चीजें आपके लिए दुविधा वाली बात है, जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद आप उद्देलन करते हो, यानी कि लक्ष्य निर्धारित आपका जो होता है व्यवहार होता है, वो यहां पर आपका तीसरा व्यवहार आ जाता है कि हमें केवल वही काम करना है जो इस कार्य के लिए हमें सही दिशा में ले जाए। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा हो जाता है दोस्तों, मैंने अभी आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला अगर कार्य आपका ठीक हो गया तो प्रोत्साहन आपका संतुष्ट हो गया। अगर आपने कार्य सही तरीके से नहीं हुआ तो आप वहां पर क्या हो गए? असफल हो गए, यानी कि प्रोत्साहन आपका शांत नहीं हुआ। तभी तो आप कुंठित हुए थे। कुंठित होने के दो तरीके हैं। अब जब आप कुंठित हो गए, आप वहां पर फेल हो गए, आप असफल हो गए, तो वहां पर आप क्या ढूंढेंगे? एक वैकल्पिक अन्य मार्ग ढूंढेंगे, एक दूसरे राह पर चलना शुरू कर देंगे आप। ठीक है, अब वो दूसरा मार्ग कोई भी हो सकता है, एक, दो, तीन, चार, पांच, कोई सा भी हो सकता है वो मार्ग। मानकर चलिए आप तैयारी कर रहे थे, कोई सा भी एग्जाम मान ले, एक्स वाई जेड। मान लो अब आप एक तैयारी कर रहे थे एक्स वाई जेड टीचिंग एग्जाम की, मैं किसी एग्जाम का नाम नहीं ले रहा स्पेशली, आप मान कर चलिए कोई सा भी। ठीक है, एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे थे,
आप वहां पर किसी कारण की वजह से असफल हो गए। नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कोई बच्चा फ्रस्ट्रेट ना हो, कोई बच्चा यहाँ पर अपने आप को नेगेटिव लेकर ना चले या टीचर ऐसा कह रहे, नहीं। एक्स वाई जेड आप मानकर चलिए कोई भी, अगर आपका उसमें नहीं हुआ तो आप एक वैकल्पिक रास्ता ढूंढते हो। वैकल्पिक रास्ता कुछ भी हो सकता है, या तो वो आपका टीचिंग का ही हो सकता है। मानकर चलिए आप बच्चा सोचेगा चलिए मैं अब D++ की तैयारी कर लेता हूँ, या फिर मानकर चलिए सुपर टेट की तैयारी कर लेता हूँ यूपी वाले की, ठीक है, या फिर मैं अगले सुपर टेट की तैयारी कर लेता हूँ बिहार वाली, या फिर मैं केवीएस की तैयारी कर लेता हूँ, या फिर मैं एनवीएस की तैयारी कर लेता हूँ। तो ये वैकल्पिक मार्ग है आपके। अब इसके अलावा क्या पता कोई बच्चा ऐसा भी हो जो सोचे यार अब इसमें जाना ही नहीं है, अब मुझे एसएससी में जाना है या फिर बैंकिंग में जाना है, ठीक है। तो ये वैकल्पिक अन्य मार्ग आपके हो गए। तो ये क्या हो गया आपका वैकल्पिक अन्य मार्ग हो जाएंगे। अब इसी के अंतर्गत जो होगा दोस्तों, द्वंद्व उत्पन्न होगा आपका। क्या होगा आपका द्वंद्व उत्पन्न होगा। अब ये द्वंद्व उत्पन्न क्या होगा, अब जब आप इन चीजों के अंतर्गत फंसोगे, जब आप अपना वैकल्पिक मार्ग चुन रहे होते हो कि ये भी है ये भी है ये भी है, तो इसमें आपका द्वंद्व उत्पन्न होता है। द्वंद्व क्या होता है, तो द्वंद्व आपका एक तरीके से मानकर चलिए कि यार मैं ये करूं या ये, मैं यार ये करूं या ये, या मैं यार ये करूं या ये। तो जब आपका द्वंद्व उत्पन्न होगा उसमें फिर दोबारा आप कुंठित हो जाओगे, फिर दोबारा आप कुंठित हो जाओ। ये द्वंद्व क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, बस आप ये समझिए किसी भी दो चीज को लेकर आप परेशान हो कि मैं ये करूं कि ये, जब ऐसी समस्या आती है तो द्वंद्व उत्पन्न होता है। अब जब द्वंद्व उत्पन्न होगा तो दोबारा आप फ्रस्ट्रेट होगे, दोबारा गुस्सा आएगा, और जब दोबारा गुस्सा आएगा तो आप वहां पर आक्रामक व्यवहार करोगे। क्या करोगे, गुस्से में आकर उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हो ना, तो आक्रामक व्यवहार करोगे। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा स्टेप समझाने का मतलब क्या था मेरा, तो पूरा का पूरा स्टेप समझाने का मतलब था केवल ये, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है द्वंद्व, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पूछा जाता है द्वंद्व, मन में संघर्ष उत्पन्न करता है, उसी को हम द्वंद्व कहते हैं। अब ये द्वंद्व क्या होता है, चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, इसको समझ सीखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए मैंने लिख रखा है, मन में संघर्ष उत्पन्न होने के कारण, जो आपके मन में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो रहे हैं, जो द्वंद्व उत्पन्न हो रहे हैं, उसी को हम संघर्ष या द्वंद्व कुछ भी बोल सकते हैं। वो उत्पन्न हो क्यों रहे हैं, तो वो द्वंद्व जो आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं दोस्तों, वो मेन प्रोबेबली इन तीन कारणों की वजह से हो रहे हैं। कौन से ये तीन कारण है, तो वो ये हैं, पहला उपागम उपागम द्वंद्व, या फिर परिहार परिहार द्वंद्व, या फिर उपागम परिहार द्वंद्व। अब कई बच्चे कहेंगे अरे सर क्यों दुखी कर रहे हो, ये उपागम उपागम परिहार परिहार या फिर उपागम परिहार क्या है। देखिए अब सरल शब्द में समझाता हूं। उपागम उपागम कहने का मतलब है दो ऐसी चीजें जो दोनों की दोनों पॉजिटिव है, उन दोनों में से आपको क्या करना है क्या नहीं करना उसके बीच फंसे हुए हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में मानकर चलिए आप एक एग्जाम में वहां पर असफल हो गए, अब आप सोच रहे हो यार मैं D++ की तैयारी करूं या मैं एसएससी की तैयारी करूं। देखा जाए तो दोनों पॉजिटिव है, इसमें भी सरकारी नौकरी मिलेगी इसमें भी सरकारी नौकरी मिलेगी, तो दो पॉजिटिव चीज के अंतर्गत आप परेशान हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उपागम उपागम द्वंद्व। यानी कि आप ये सोच रहे हो यार मैं आप D++ की तैयारी करूं, केवीएस की करूं, या कोई भी टीचिंग एग्जाम, या फिर मैं एसएससी रेलवे बैंकिंग की तैयारी करूं। तो जब भी आप दो चीजों के अंतर्गत फंस रहे होते हो और दोनों की दोनों चीजें पॉजिटिव होती है, तो उसे हम कहते हैं उपागम उपागम। क्या कहते हैं, उपागम उपागम कहते हैं। तो डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि निम्नलिखित में से एक व्यक्ति जो है एक एग्जाम में असफल हो गया, अब वो बच्चा जो है वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहा है, तो वहां पर वो दो एग्जामों के बीच में फंस रहा है कि मैं इसकी तैयारी करूं या मैं इसकी तैयारी करूं, तो वो बच्चा कहां पर है, तो वो बच्चा उपागम उपागम द्वंद्व पर है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा आपका, ठीक है। वहीं पर ही दोस्तों परिहार परिहार क्या है, तो यहां पर दोस्तों दो नेगेटिव है। क्या है यहां पर, दो नेगेटिव है। यहां पर क्या है बच्चा, दो नेगेटिव है। दो नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि एक टीचिंग एग्जाम में किसी भी एग्जाम में वो फेल हो गया, अब वो बच्चा कह रहा है ससुरा ये जो है एग्जाम देने से कोई फायदा ही नहीं है, सरकार सारी मिली हुई है, सारे की सारी सरकार पहले ही पैसे लेकर पेपर लीक करवा देती है, या पेपर के अंतर्गत उन लोगों को बिठा देती है जिन्होंने पैसा दे रखा है और उनको वो जॉब दे देती है। तो नौकरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये नौकरी की तैयारी करने के पीछे कोई जरूरत ही नहीं है, बस ये फॉर्म भरवा कर पैसे कमा लेते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई नौकरी मिलती ही नहीं है। तो वो अब तैयारी करना बिल्कुल ही छोड़ देता है। क्या करता है, वो तैयारी बिल्कुल ही करना छोड़ देता है। मतलब पहले एग्जाम में वो फेल हो गया, वहां नेगेटिव गया, और अब किसी भी एग्जाम की वो तैयारी नहीं करना चाहता, वहां नेगेटिव गया। तो दो नेगेटिव चीजों के बीच में, तो यहां पर ये परिहार परिहार द्वंद्व जो होता है,
इस द्वंद के अंतर्गत जो बच्चा होता है वो किसी भी चीज के अंतर्गत फ्रस्ट्रेट नहीं होता, किसी भी चीज के अंतर्गत फंसता नहीं है, उसका एक क्लियर माइंड होता है कि यार मुझे करना ही नहीं है, वहां से निकल जाता है वो। ठीक है, तो वो परिहार परिहार हुआ, मतलब दो नेगेटिव चीज। अब उपागम परिहार, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब ये क्या है? अब ये देखो दोस्तों, यहां पर बच्चा जो है एक टीचिंग एग्जाम में फेल हो गया। अब वो बच्चा कह रहा है यार मैं दूसरे टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं, फॉर एग्जांपल के रूप में डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर लेता हूं। या फिर वो इसके मन में ये भी हो रहा है यार कोई फायदा है इन एग्जामों की तैयारी करने के पीछे, एग्जाम तो निकलता नहीं है, समय पे आता नहीं है, आता है तो लीक हो जाता है, या फिर पेपर बिठाकर जॉब ले लेते हैं। तो वो बच्चा सोच रहा है यार या मैं तो डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर लेता हूं या सब कुछ छोड़ देता हूं, या तो मैं डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर लेता हूं या फिर मैं सब कुछ छोड़ देता हूं। अगर ऐसा उसके मन में द्वंद उत्पन्न हो रहा है तो बच्चा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में फंसा हुआ है। क्या है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में फंसा हुआ है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक के बीच में फंसा हुआ है। जब ऐसा द्वंद उत्पन्न होता है तो बच्चा फिर दोबारा कुंठित होगा, फिर दोबारा फ्रस्ट्रेट होगा, फिर दोबारा गुस्सा आएगा और गुस्से में कुछ ना कुछ वो उल्टी सीधी हरकतें करेगा। ठीक है, तो वहां पर वो आक्रामक व्यवहार करता है। तो यहां पर दोस्तों इसमें आक्रामक व्यवहार करेगा, इसमें आक्रामक व्यवहार करेगा, इसमें किसी भी प्रकार का आक्रामक व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपना रास्ता साफ कर लिया है कि मुझे कुछ करना ही नहीं है अब इन चीजों के लिए। तो इसलिए दोस्तों बच्चे के मन में आक्रामक व्यवहार इन दो स्टेप में होता है, ना कि इस बीच वाले स्टेप में। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के द्वंद में बच्चे को किसी भी प्रकार का आक्रामक या कुंठितपन देखने को नहीं मिलता है, तो वो सेकंड वाले में देखने को नहीं मिलता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। समझ गए सभी बच्चे? चलिए, तो ये था दोस्तों आज का नेक्स्ट टॉपिक का ये वाला पार्ट। अब जितना पार्ट करा है हमने, इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए, अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, बोला है कि भूख, प्यास, सुरक्षा की आवश्यकता सभी डैश प्रेरक है। क्या है? हंगर, थर्स्ट या नीड फॉर द सिक्योरिटी और आर द डैश मोटिव्स। तो ये भूख, प्यास, सुरक्षा की जो आवश्यकता है, ये कौन सी आवश्यकता है? आपकी कृत्रिमिक है, अर्जित है, सामाजिक है या प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है? तो दोस्तों सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, देखते ही आप लोगों को लगा लेना चाहिए था। क्या है? ये नेचुरल है। क्या है? प्राकृतिक एवं स्वाभाविक है। इनके बिना तो काम चल ही नहीं सकता है। भूख होगी, प्यास होगी, सुरक्षा होगी। आवश्यकता का जो पहली आवश्यकता थी शारीरिक आवश्यकता, उसी को हम प्राकृतिक एवं स्वाभाविक या फिर उसी को हम नेचुरल और साथ ही साथ में हम उसे क्या बोलते हैं? एज ए प्राइमरी नीड के रूप में भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने इसका फोर्थ लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रेरणा आमतौर पर डैश के बाद देनी हो, डैश के बाद होनी चाहिए। तो मोटिवेशन शुड यूजली बी फॉलोड बाय। तो मोटिवेशन किसी भी बच्चे को आपको देना है, किसी भी बच्चे को अभिप्रेरित करना है, तो कब देना है आपको मोटिवेशन? आपका उसका पहला ये आपका पहला रिवॉर्ड जो होना चाहिए था, ये चलिए कोई नहीं, गलत हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा हो गया प्रोत्साहन, तीसरा हो गया नतीजे की जानकारी और चौथा हो गया दंड। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या बोला है यहाँ पर? रिवॉर्ड, इंसेंटिव, नॉलेज ऑफ रिजल्ट एंड पनिशमेंट। तो देखो दोस्तों, कभी भी किसी भी बच्चे को प्रेरणा देना होता है, मोटिवेशन देना होता है, तो तभी आप मोटिवेशन दोगे ना जब आप उसके बारे में पूरा का पूरा जांच लोगे, पूरा का पूरा जान लोगे कि इस बच्चे को इस चीज में दिक्कत है। ठीक है, तो नतीजे की जानकारी के बाद ही तो दोगे उसे मोटिवेशन। अब मानकर चलिए कि एक बच्चा किसी चीज की तैयारी कर रहा था, उसमें किसी कारण की वजह से वो नहीं असफल हो गया, वहां पर बच्चा नेगेटिव हो जाता है, तब बच्चे को मोटिवेट करना होता है ना, तो नतीजे की जानकारी के बाद देना होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया वो बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट लगाया। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है कि अपनी कक्षा के अच्छे छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे? टू एनकरेज गुड स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम्स या क्लास यू वुड। तो जल्दी से बताइए, आप अपनी कक्षा में अच्छे छात्र हैं, उनको आप प्रोत्साहित करने के लिए क्या करेंगे? उनकी प्रशंसा करेंगे, उनसे दोस्ताना व्यवहार करेंगे, उन्हें उत्तरदायित्व वाला कार्य सौंपेंगे, या ये सभी? यार इसमें तो आंख बंद करो और आगे फोर्थ लगाइए और आगे बढ़ जाइए। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था, और आगे जाकर हम जब पेडागोजी पढ़ेंगे, थोड़ा पेडागोजिकल ट्विस्ट था इसके अंतर्गत, कि हम किसी भी बच्चे को कोई भी कार्य करवाते हैं तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, मतलब जिसमें बच्चा खुद कार्य को कर कर देखना चाहिए। तो बच्चों से हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता से ज्यादा नहीं। ठीक है, चने के झाड़ पर नहीं चढ़ाना बच्चे को।
उससे दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए ताकि बच्चे के अंतर्गत कोई भी दुविधा हो तो डायरेक्टली आपसे फ्रेंडली होकर पूछ सके। उसको उत्तरदायित्व वाले कार्य यानी कि ऐसे कार्य जो कि इंपॉर्टेंट हो उसमें तर्क वितर्क करे। तो ये सभी के सभी, तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन डी लगाया, फोर्थ लगाया, वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, अगला प्रश्न बोला है कि द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता है जब, लीजिए, तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कब उत्पन्न नहीं होता। मैंने आपको बोला था कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा या तो परिहार परिहार में या फिर उपागम परिहार में। आपका परिहार सॉरी उपागम उपागम में होगा उत्पन्न या फिर उपागम परिहार में होगा। परिहार परिहार में कभी भी द्वंद्व उत्पन्न नहीं होता है। तो इस हिसाब से आवश्यकता की पूर्ति में बाधा या लक्ष्य होगा बिल्कुल। एक ही समय में दो समान रूप से हाँ बिल्कुल दो पॉजिटिव चीजें उपागम उपागम होगा। एक ही समय पर दो नकारात्मक लक्ष्य, लीजिए, इसके अंतर्गत नहीं होगा। तो जिस जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। इसमें बच्चा कुंठित नहीं होता, कुंठित नहीं होगा तो वह कर्मक व्यवहार नहीं करेगा। क्यों? कि जब दोनों की चीज उसे पता है मुझे कुछ करना ही नहीं है, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर थर्ड। जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। समझ गए? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता क्या है? नीड, व्हाट इज नीड? तो आवश्यकता क्या है? आकांक्षा की कमी, अभिप्रेरणा की कमी, कोई भी मनोशारीरिक कमी। तो लीजिए भाई ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी थर्ड, जिस जिस बच्चों ने लगाया ऑप्शन नंबर थर्ड। अब कई बच्चे कहेंगे सर मनोशारीरिक कमी क्यों? देखो दोस्तों, आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ही अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा ही आवश्यकता है। तो जो भी आपकी आवश्यकता है वो किस लिए? मान लीजिए आप एक जॉब की तैयारी करना चाहते हो, तो जॉब की नीड किस लिए है? एक आय लेने के लिए, एक आर्थिक अपने आप को स्टेबल करने के लिए। वो नीड क्या है? तो वो आपकी अपनी नीड है, वो आपकी मनोशारीरिक नीड है। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। अभिप्रेरणा की कमी नहीं है दोस्तों। अभिप्रेरणा की कमी होगी तो आवश्यकता तो उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि अभिप्रेरणा और आवश्यकता दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रेरक का क्या मुख्य कार्य नहीं है? प्रेरक मतलब मोटिवेशन का, प्रेरणा का मेन फंक्शन क्या नहीं है? पहला, व्यवहार में उद्दीपित करना, ओके। दूसरा, व्यवहार को दिशा निर्देशित करना, ओके। व्यवहार को हटा देना, बिल्कुल दोस्तों, व्यवहार को हटा देना यह अभिप्रेरणा का कार्य नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा का कार्य क्या है? आवश्यकता, आवश्यकता को तो कार्य को करोगे ना, व्यवहार में लाओगे ना कि उसे हटाओगे। तो ये अभिप्रेरणा का मुख्य कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्न में से कौन सा बालक के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो कौन सा भाई ध्यान रखेगा? साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ चाइल्ड। तो क्या नहीं है भाई? साइकोलॉजिकल नीड कहने का मतलब है सामाजिक। पहले आप पढ़ लो, सोशल बोल रखा है, यहाँ पर सामाजिक बोल रखा है। सामाजिक में क्या होता है? पद होता है, प्रतिष्ठा होती है, आय होती है, एक बोल सकते हो कुर्सी पाने के लिए एक लालसा होती है। तो भोजन की आवश्यकता नहीं, ये तो प्राइमरी नीड है। क्या बोल रखा है? से संबंधित नहीं है, तो यही तो होगा, लीजिए ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है नॉट, से संबंधित नहीं है। तो भाई ये तो संबंधित आपका शारीरिक से है, सामाजिक से थोड़ी है। पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, चाहे सामाजिक अनुमोदन हो यानी कि समाज के सामने वाहवाही करवानी हो, भावनात्मक रूप से हो या एक सहचार्य रूप से, सारी की सारी सामाजिक नीड है। क्या है? सामाजिक आवश्यकता है। तो ये तीनों के तीनों आपके सामाजिक आवश्यकता थी और ये नहीं थी। तो भोजन की आवश्यकता क्या है? हमारी शारीरिक आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रखा है कि निम्न में से कौन सी दैहिक यानी कि जैविक मांग है? अब देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है वो जल्दी आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आ गया है तो आंसर देने का प्रयास करते हैं। जैविक या दैहिक आप इसे बोल सकते हो एज ए प्राइमरी। क्या बोल सकते हो? प्राइमरी आवश्यकता। जब हम अभिप्रेरणा के प्रकार आगे पढ़ेंगे तब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी देखो, निम्न में से कौन सी दैहिक यानी कि जैविक मांग है? तो नींद की मांग। लीजिए भाई, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी से स्नेह या प्रेम या आत्म प्रतिष्ठा या सुरक्षा, ये सारी की सारी जो मांग है ना, ये आपकी बाद में है। पहले है दोस्तों नीड की, या मतलब नींद, स्लीप। नींद, स्नेह, आत्म प्रतिष्ठा या सुरक्षा की मांग। दैहिक मांग, दैहिक मांग तो नींद भी और सुरक्षा भी है, लेकिन दोनों में से अच्छा कौन सा है? क्योंकि नींद देखो, दैहिक शारीरिक रूप से, जैविक रूप से, जैविक रूप से देखा जाए तो बिना नींद के व्यक्ति कितने दिनों तक, जब तक शरीर को सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो वही वाली बात है। नींद जो होती है वो एक तरीके से शरीर को रिफ्रेश करने के लिए होती है।
तो ये भी सुरक्षा है, ये भी सुरक्षा है, तो नींद की आवश्यकता। तो इसलिए दोस्तों जो बेस्ट ऑप्शन है वो सुरक्षा की मांग लगा लीजिए, डी लगा लीजिए इसका। क्या लगा लीजिए? डी। डी सुरक्षा की मांग क्या है? दैहिक है, ये सुरक्षा की मांग, नीड फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा की मांग जो है दैहिक मांग है, तो ऑप्शन नंबर डी फोर्थ लगा लीजिए। नींद भी जरूरी है, लेकिन नींद जो है ऑलरेडी वो सुरक्षा की आवश्यकता में ही आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? मानकर चलिए आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको आपको मोटिवेट करना है, तो कैसे करोगे? चुने हुए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, गहन अध्ययन द्वारा। लीजिए भाई, डीप स्टडी के द्वारा, मतलब आप बच्चों को ऐसा समझाओगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ साइकोलॉजी, अगर मैं आपको ऊपरी ऊपरी पढ़ा दूं, ये इस सब से लिया गया, ये इस सब से लिया गया, बस ऐसे करके निकल जाऊं, तो आप लोग कहोगे यार ये क्या फैक्चुअल चीजें बता रहे हैं सर, सही से पढ़ा ही नहीं रहे। आप खुद बोलोगे ना, मैं आपको अच्छा क्यों लग रहा हूँ? बाई चांस थोड़ा बहुत जितना भी अच्छा लग रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि मैं सारी चीजें आपको डेप्थ तक पढ़ाते हुए जा रहा हूँ, ऊपर ऊपर नहीं जा रहा हूँ। क्लास लंबी हो रही है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था, काफी बच्चों ने बोला था सर कोई दिक्कत नहीं है, लंबी क्लास हो रही है, आप पढ़ाइए, आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, डीपली पढ़ा रहे हो। इसलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर गहन अध्ययन पढ़ा रहा हूँ, तभी तो आप लोगों को पसंद आ रहा हूँ। तो इसलिए गहन अध्ययन द्वारा बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हो, अभिप्रेरित कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने थर्ड लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रखा है कि इमोशन और मोटिवेशन शब्द एक ही लैटिन मूल से आए हैं। लीजिए क्वेश्चन देखो कितना अच्छी बात है कि इमोशन हो गया और मोटिवेशन हो गया, ये दोनों के दोनों एक ही लैटिन मूल शब्द से आए हैं। वो किससे आए हैं? तो वो आए हैं मूवर से। तो ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने डी लगाया वो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर लगाया। अभी अभी हमने पढ़ा था, कई बार इसको ऐसे भी कर दिया जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाया वो सभी के सही बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट आंसर लगाया। ठीक है, चलिए, तो ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक। और आगे भी है क्या? नहीं, आगे नहीं है। ये था दोस्तों आज का अपना पूरा का पूरा टॉपिक, और इससे रिलेटेड आपको मैंने अभी 10 क्वेश्चन करवाए। अब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए। आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये जो आपका पहला टॉपिक था अभिप्रेरणा, इसके अंतर्गत, मतलब दूसरा टॉपिक था अभिप्रेरणा, इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन बने आपके, मतलब ये टॉपिक बना, इसके अंतर्गत हमने 3 सब टॉपिक कर लिए, 3 सब टॉपिक कर लिए, 3 उप विषय कर लिए, जिसमें हमने पढ़ा क्या? पहला हमने पढ़ा अभी प्रेरणा क्या है, पहले हमने पढ़ा अभिप्रेरणा क्या है, दूसरा हमने पढ़ा अभिप्रेरणा चक्र के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा मन में जो द्वंद उत्पन्न होते हैं वो किस कारणों की वजह से होते हैं। उम्मीद करता हूं तीनों के तीनों टॉपिक अच्छी तरीके से आपको कवर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो उसके आगे से शुरुआत करेंगे, जो कि है आपका अभिप्रेरणा के प्रकार, अगली क्लास में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं जितना मैंने आपको समझाया अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक से शुरुआत करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।